नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात कहे जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे को लेकर के मुखर होकर बोलती है, बेबाकी के साथ बोलती है, बेखौफ होकर बोलती है और हर मुद्दे पर बोलती है। और आज का मुद्दा और भी ज्यादा खास मुद्दा है यूसीसी का, जिसको लेकर के एक लंबे समय से बवाल हो रहा है। चौतरफा चर्चा तो आपने सुनी होगी, लेकिन अब प्रोएक्टिव हो चुकी है उत्तराखंड की सरकार। जल्द ही कानून भी बन सकता है। फिर क्या होगा, पूरे देश का क्या होगा? क्योंकि बात तो ये कही जा रही है कि ये जो कानून होगा वो सिर्फ उत्तराखंड तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश के लिए होगा भविष्य में। तो देखना ये होगा कि आखिर होगा क्या। ऐसे मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा, लेंगे जनता की राय, होगा खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। लंबे समय से हम सबको प्रतीक्षा थी कि ड्राफ्ट हमको मिले। कमेटी ने अपना काम किया, हमको आज ड्राफ्ट मिल गया है। कि हम नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाने का काम करेंगे और आज हमको ड्राफ्ट मिल गया है। हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का सत्र आहूत है। पर बहुत बहुत स्वागत है और दूसरी तरफ खास मेहमानों का पैनल है। कौन कौन हमारे साथ आज मौजूद रहने वाले हैं, सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। नीतीश शर्मा जी मौजूद रहेंगे हमारे साथ, दिनेश सिंह मौजूद रहेंगे हमारे साथ, हाफिज गुलाम सरवत उपस्थित रहेंगे हमारे साथ, सर्वेश पाठक जी मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जगदीश शर्मा जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। और इसी के साथ हाफिज गुलाम सरवर के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। गुलाम सरवर साहब, कैसा लग रहा है आपको कि अब चर्चा हो रही है यूसीसी पूरे देश में जल्द ही आएगा? पहला सवाल ये, उत्तराखंड पर बात में होगी, लेकिन पहले देश की आपको कैसा लग रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, एक आम धारणा बनी हुई है कि यूसीसी ऐसा कंट्रोवर्शियल कानून है कि मुसलमान हर हाल में इसका विरोध करेगा। लेकिन मैं देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते और समझते हुए भारत के मुसलमानों से और मुस्लिम रहनुमाओं से, विशेषकर जो संगठन की अगुवाई करते हैं, दावा करते हैं कि मैं मुसलमानों का लीडर हूं, उनसे मेरी विनती है कि वो अपने लोगों को सड़क पर न उतारें, अन्यथा कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना हो जाएगा। यूसीसी से कौन कौन प्रभावित होंगे जरा उनको भी सामने आने दीजिए। सबका ठेका खुद मत ले लीजिए। जब कोई कानून मुल्क में आता है, वो कानून कितनों को प्रभावित करेगा या लाभान्वित करेगा, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। बगैर मूल्यांकन के पहले ही हम सड़क पर आते हैं, गोया के इनडायरेक्टली हम उस एजेंडे को आगे बढ़ा देते हैं जो कॉमनल एजेंडा है। हम कॉमनल एजेंडे पर काम करना नहीं चाहते। देश जिस दौर से गुजर रहा, बहुत सारी चुनौतियां हैं, कॉमन बहुत सारे एजेंडे हैं, उस पर सब मिलकर काम करें। जो हिंदुओं का भी हो, मुसलमानों का भी हो, सिखों का भी हो, ईसाइयों का भी हो, बौद्धिस्टों का भी हो, जैनियों का भी हो, पारसियों का भी हो, नास्तिकों का भी हो, वो एजेंडे पर हम काम करना चाहते हैं। लेकिन कुछ हमारे जो रहनुमा हैं, जो ट्रेडिशनल लीडरशिप है, वो इतना एग्रेशन दिखाने लगते हैं। खबरदार, यूसीसी लाएगा तो मैं ये कर दूंगा। मैं अगर ये चीज हुआ तो आप न तो देश के लिए सही कर रहे हैं, न भारत के मुसलमान के लिए सही कर रहे हैं। इसलिए वेट एंड वॉच। ठीक है गुलाम साहब, एक कॉमन चर्चा जिसका जिक्र आपने भी किया और मैंने भी किया, कहीं ना कहीं यही चल रही है कि मुसलमानों के ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट होगा। तो क्या एक मुसलमान होने के नाते बताइएगा, क्या वाकई मुसलमानों के लिए डेंट होगा? क्योंकि मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुरेज है। एक जैसा कानून पूरे देश का होना चाहिए। आपने कहा मुझे नहीं लगता, तो मैं भी कह रहा हूं मुझे नहीं लगता। देखिए, कॉमन एकदम सिंपल सी बात है। यूसीसी अगर इक्वलिटी की बात करता है तो इस्लाम भी इक्वलिटी की बात करता है, क्रिश्चियनिटी भी इक्वलिटी की बात करता है, और जो नहीं बात करता वो परेशान हो। हम तो इक्वलिटी की बात ही कर रहे हैं। तो लाओ ना, आओ मैदान में, मैं देखता हूं कैसा कानून है, क्या है और कितनी समानता होगी। हमको बिल्कुल इसके खिलाफ मैदान में नहीं उतरना है। देश में कानून है, रूल है, रेगुलेशन है, व्यवस्था है। हम उन तमाम व्यवस्थाओं में एक सकारात्मक चर्चा करेंगे और यदि देश
देश हित में होगा तो स्वागत करेंगे और जिनको प्रभावित करता होगा उनको हम सामने लाएंगे। सिंपल सी बात। ठीक है। जगदीश जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। जगदीश जी, क्या वाकई आपको लग रहा है कि यूसीसी इस समय इलेक्शन से पहले वो आए ना आए देश के लिए अलग बात है, उत्तराखंड के लिए अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार की चर्चा जोरों पर चल रही है, क्या मील का पत्थर साबित होगा 2024 के इलेक्शन से पहले? देखिए साजिया जी, सही बात तो गुमराह करने की मशीन है भारत सरकार। प्रधानमंत्री जी अब देश की समस्याओं पर बात करनी चाहिए। हमें पता था ये तो सोची समझी सादा चुनाव आ रहा है, एक ऐसा माहौल बनाएंगे फिर हिंदू मुसलमान धर्मों झगड़ा जाए। कहना कि देश के बारे में सोचे। आज देश का युवा खराब, आज बजट की बात होनी चाहिए। अब बजट में क्या दिया? उनका तो टैक्स माफ कर दिया, इनको कुछ नहीं दिया। हालात देश के खराब है साजिया जी। हम जो खादी है ना, खादी संविधान ये कहता है कि नेता का मंदिर मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, पर ये तो बीजेपी मंदिर मस्जिद में अटक रही है, कृष्ण में, भगवान राम में, शिव में। अरे बाहर निकलो, सभी हम आस्था करते हैं, हम हिंदू हैं। ठीक है। प्लीज दीदी जी थोड़ा सा आगे आइए। दुनिया के तमाम देशों की बात करूंगी जहां पर एक जैसा कानून सभी के ऊपर लागू होता है और कुछ इसी प्रकार की बात हमारे देश के लिए भी हो रही है, तो इसमें समस्या किस बात की है ये समझना चाह रही हूँ। देखिए, कहीं ना कहीं इस कानून से कांग्रेस के तुष्टीकरण की जो सियासत है उसको विराम लगने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वो सपना था जो हमारे संविधान के जो निर्णायक थे, आदरणीय बाबा अंबेडकर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये सबका वो सपना था जो आज कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जन्मभूमि से, उत्तराखंड की देवभूमि से आज उसका एक प्रकार से क्रांति नहीं लाई जा रही है। और ये मेरे बोल रहे हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो आप करते आए हैं आज तक। डिवाइड एंड रूल को, कॉलोनियल जो फूट डालो राज करो की जो सियासत है वो तो कांग्रेस की है और वही सियासत को आज तक लेके चल रहे हैं। आज तो ये उत्तर और दक्षिण को भी परिभाषित अलग अलग देशों में करने की बात करते हैं, तो इनसे तो हम उम्मीद कर ही नहीं सकते। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप देखिए कि हम में और आप महिलाएं साजिया जी, और हम अलग अलग धर्म के अनुयायी हैं, लेकिन क्या हमें इस देश में एकता के साथ, समान अधिकारों के साथ रहने का हक नहीं है? बिल्कुल है। एक प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने का ये कानून है। सभी धर्मों की महिलाएं समान अधिकार से अपना जीवन जी सकती हैं, समान अधिकार से उनके जो मैरिज लॉ है वो उन पे एग्जीक्यूट होंगे, समान अधिकार से वो डाइवोर्स की प्रक्रिया आगे करेंगी, समान अधिकार से वो एडॉप्शन ला लेंगी, समान अधिकार से उनको विरासत में अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी में उनको अधिकार मिलेंगे, समान अधिकार से माँ बाप की जिम्मेदारी भी मेरे और आपके कंधों में उतनी ही है जितने हमारे भाइयों के कंधों में रहे। तो ये जो समानता का भाव, जो एकता का भाव, जो पूरे देश में अखंडता को आगे लेके जाता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक विधान, सबका सम्मान की, और यूसीसी ने कहीं ना कहीं भारत को जोड़ने का, अखंडता का काम किया। ठीक है, आ रही हूँ आपके पास जगदीश जी। दिनेश जी, वाकई यूसीसी लागू होने के बाद से जो देश की महिलाएं हैं वो और भी ज्यादा सशक्त महसूस करेंगी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल इत्तेफाक। देखिए ऐसा है कि ना आम ना खास, सबके सब एक समान संविधान के हिसाब से चले हैं, और ना किसी के लिए ज्यादा ना किसी के लिए कम, सबके लिए जो भी चीजें हों सब जो है भारत माता की सभी संतान है, तो सभी के लिए एक तरह का ही कानून होना चाहिए। जैसे कि 3 तलाक जो था वो उसके बारे में मोदी जी ने किया तो बहुत अच्छा एक पहलू था उसके बारे में। उसका देखिए कि उत्तराखंड से जो शुरुआत 2022 में धामी जी ने प्रॉमिस किया था उसको आज पूरा कर दिया। फाइनल रिपोर्ट जो पेश कर दी गई है। सारे देश में अगर ये हो तो ज्यादातर जो लोग हैं, जैसे यहाँ पर सामने लाइव ऑडियंस खड़ी है, तो ये भी ज्यादातर इनमें से मतलब कि 80% से लोग इसमें सहमत होंगे कि देश में एक संविधान, एक कानून, सबके लिए बराबरी का हक जो है वो होना चाहिए, जिसमें कि जैसे कि सूरज की रोशनी सब पे बराबर पड़ती है, हवा सबको बराबर मिलती है, उस प्रकार देखिए सभी का हक सभी अधिकारों में सब चीजों पे है। और पंक्ति में आखिरी खड़े हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, उस पर भी रोशनी डाल दीजिएगा। एक मिनट, आखिरी खड़े हुए जो व्यक्ति है उस तक भी लाभ सब तक पहुंचे तो उसका प्रयास करें, बहुत मिलेगा एक तरह से। और सभी को जैसे एक तरह से महिलाएं हों, चाहे युवा हों, चाहे अन्य नागरिक जो हो, तो सभी को एक तरह का अधिकार मिले, तो अपने स्वागत योग्य चीजें हैं तो अच्छा है। ठीक है सर्वेश जी, लेकिन कुछ लोग अभी ऐतराज जाहिर कर रहे हैं, खास करके मुस्लिम खेमा जो है उसमें कुछ ऐसे चुनिंदा नेता हैं जो ऐतराज लगातार जाहिर कर रहे हैं कि इससे नुकसान होगा, ये भेदभाव पैदा कर रहे हैं, ये शरिया कानून से ऊपर देश के संविधान को ला रहे हैं या एक कानून बना रहे हैं, हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। कुछ दलील ये भी दे रहे हैं कि हम तो सिर्फ शरिया कानून को ही मानते हैं, हम किसी और कानून को ऊपर नहीं रख सकते हैं, ये हमारे कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। तो ऐसे में आप इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं? देखिए साजिया जी, आज हमने 26 जनवरी को अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाया। हमारे भारतवर्ष में 76 सालों से संविधान लागू है, और ये जो आर्टिकल 44 में ये यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता का उल्लेख उसी समय हो गया था जब बाबा साहब ने और सभी मिलके जो देश को संविधान दिया था। ये कोई नया चीज नहीं आया है, लेकिन जो उस समय देश के रहनुमा थे, पता नहीं उन्होंने इस चीज को क्यों नहीं लागू करवाया और आगे छोड़ दिया। अगर
अगर आज ये लागू हो रहा है, आप अंदाजा लगाइए, ये जो समान नागरिक संहिता अगर उसी समय लागू हो जाती तो चाहे हिंदू की महिला हो, चाहे मुस्लिम की महिला हो, क्रिश्चियन की महिला हो, इतना उनको दर्द नहीं झेलना पड़ता। आज अलग से हमें 3 तलाक के लिए कानून लेके आना पड़ा। अब देखिए कुछ उपद्रवी तत्व हैं भारत में, जैसे कि अभी हमारे सबसे भाई का आपने लिया, उन्होंने कह दिया वेट एंड वॉच। उसी तरह देहरादून में एक काजी है, उसने कहा कि इसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा सरकार लागू करे, लेकिन उसका कॉन्सिक्वेंस भी समझ ले। मतलब इसकी बात आप समझ सकते हैं। ये न तो हिंदू से जुड़ा है, न मुसलमान से जुड़ा है, ये हर नागरिक, भारतवर्ष में जितने भी नागरिक है उनके समान अधिकारों से जुड़ा हुआ है। फिर इसमें केवल और केवल मुस्लिम समुदाय को क्यों परेशानी होती है? कोई कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कहते हैं कि डिवाइड एंड रूल। भाई साहब, हम कहां डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं? जो संविधान लागू किए थे, बनाए थे, उन्होंने ही उसी समय इसका प्रावधान कर दिया था। आर्टिकल 44 में माननीय जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको लागू नहीं करवाया, इसीलिए अंबेडकर जी और इनसे लड़ाई झगड़े भी हो गए थे, और ये सर्वविदित है, पूरे इतिहास के पन्नों में ये दाखिल है। रही बात की अगर ये लागू हो जाता है तो कितनी सुविधाएं मिलेंगी? एक देश एक कानून एक निशान क्यों नहीं रहता? आप हमें बता दीजिए कि कितने ऐसे देश है जहां पे अलग अलग है। आपने बात की साजिया जी सरिया कानून का, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि कुरान के हिसाब से चलेंगे, कुरान में सरिया कानून है, तो जो ये मुस्लिम आतंकवादी बनते हैं, लड़के अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो सरिया के अनुसार जो सजा है वो क्यों नहीं लेने के लिए तैयार होते हैं? फिर क्यों क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत जाते हैं? और मुलायम सिंह जैसा शख्स आता है, भारत का एक नेता कहता है कि जो लड़के गिरफ्तार हुए हैं हम उनको निकाल देंगे। अरे भाई, एक ही चीज में आपका सरिया चलेगा। आप अगर अपराध कर भी रहे हो तो उसी सरिया कानून के तहत आपको सजा भी मिले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अपने मेहमानों के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले देश की जनता यहाँ पर मौजूद है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों से जान लेते हैं आखिर इस मुद्दे पर लोग क्या सोचते हैं, कौन बोलना चाहता है इस मुद्दे पर, बताइए जरा। मैं एक तो पाठक जी बात से इसे कतई सहमत नहीं हूँ कि ये आप लड़के गलतियां करते हैं उसको सरिया कानून से मतलब सजा दें। यह कोई सीरिया यमन थोड़ी ही है, ये सीरिया यमन थोड़ी है, भारत देश है। ये सरिया से ये सरिया से थोड़ी चलेगा, ये सरिया से थोड़ी चलेगा। नहीं, ये यूसीसी कानून भारत में क्यों नहीं? अभी आ रहा हूँ, तो मैं आप अपने नंबर पर। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सीरिया और यमन में थोड़ी जी रहे हैं, आप भारत में जी रहे हैं। यूसीसी वही तो चीज खत्म करना चाह रहा है, एक देश एक विधान एक कानून, मतलब यही तो है, सबको जीने का हक है। इसमें हिंदू मुस्लिम का तो कोई है ही नहीं। हाँ, यदि रेडिकलाइज कोई है, चाहे वो किसी मजहब से, चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करता है, तो उसके लिए तो ये कानून बिल्कुल सही है, वही विरोध करेंगे। और जिनको विरोध कर रहे हैं उनको देश छोड़ना चाहिए फिर। ठीक है, ठीक है, बोलिए। भारत में चाइनीज माइंडसेट, ब्रिटिश माइंडसेट, अमेरिकन माइंडसेट, पाकिस्तानी माइंडसेट, इस सभी माइंडसेट को तोड़ने के लिए यूसीसी चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जब तक यूसीसी नहीं आएगी, भारत में जो लोग बोलते हैं अभी क्राइम करेंगे और वो इंडियन आईपीसी के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो, और जब उनको धर्म को मानना होगा तो बोलेंगे मैं सरिया के अकॉर्डिंग चलूंगा। ऐसा नहीं होता है। आप जब भारत में रह रहे हैं तो भारत के या तो लॉ मानिए या तो सरिया मानिए। अगर आपको सरिया मानना है तो आईपीसी, उसके बाद मैरिज एक्ट, एवरीथिंग आप जो है सरिया के अकॉर्डिंग चलिए, भारत सरकार से बात कीजिए। और नहीं, अगर नहीं आप बोलते नहीं हम इंडियन उसके संविधान के अकॉर्डिंग मुझे चलना है, तो संविधान जो निर्धारित करेगी उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। इस देश में सरिया का नाम ही नहीं आना चाहिए। मैडम जी, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। आर्टिकल इंदिरा जी ने 75 के अंदर धर्मनिरपेक्ष लिखा, इसका मतलब है हम धर्मनिरपेक्ष है, तो हमारा कानून भी एक ही होना चाहिए। फिर अलग अलग कानून की जरूरत क्या है? जब धर्मनिरपेक्ष बनाते हो सारा। सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि धर्मनिरपेक्ष देश है। जी जी, धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी को आजादी होनी चाहिए, कानून से एतराज क्यों? ये सवाल पूछिए। एक कंफ्यूजन जरा जनता को भी कहूंगा सुने, पूरा देश सुन रहा और हमारे पैनलिस्ट भी सुने। ये बार बार देखिए यही माइंडसेट की बात आती है। शरिया कानून, ये हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये मनुस्मृति है या संविधान है? हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये मनुस्मृति है या भारत का संविधान है? संविधान है ना। तो जो पर्सनल लॉ है वो संविधान है, शरिया नहीं है। नो, अकॉर्डिंग टू भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। यही तो गलत बात है। अगर संविधान में ना होता प्रावधान
पर्सनल लॉ आपका पर्सनल लॉ कहाँ से है? हिंदू मैरिज एक्ट कहाँ से है? पर्सनल लॉ आपका कहाँ से हो गया? अरे भाई पर्सनल लॉ संविधान में है, भारत के संविधान में है। नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 44, ये यूसीसी जो है आर्टिकल 44 हमें अधिकार देता है। संविधान में प्रावधान है, उस प्रावधान के अंतर्गत बनाया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। गुलाम सरवर साहब, भारत का संविधान ठीक है, ठीक है सर्वेश जी, ठीक है प्लीज, ओनली संविधान। ठीक है। गुलाम सरवर साहब, मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी और शरिया के अनुसार आपसे बात करना चाहूंगी। जब प्रॉफिट आए थे उस जमाने में और उनसे पहले के जमाने में, इस्लाम की शुरुआत से बात कर रही हूँ, उस समय बहु विवाह की प्रथा थी। प्रॉफिट ने आकर के इसको 4 विवाह तक सीमित कर दिया। वो चाहते थे कि शादी को ऊंचा दर्जा दिया जाए, इसीलिए किया था। देखिए एक बड़ा दर्जा मिले, अच्छा दर्जा मिले, यही है शरिया में। पहली बात ये समझना है, पहली बात जरा रुक जाइए, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए गुलाम सरवर साहब, यही था ना? दे रहा हूँ। पहली बात ये समझनी है कि कहीं भी इस्लाम में 4 शादी करनी होगी या 2 शादी करनी होगी, ये कहीं नहीं लिखा है। शादी, अरे बैठिए थोड़ा सा शांति से, ठीक है? शादी करनी है परिस्थितियों के अनुसार। यदि पहली पत्नी काम के लायक नहीं बची, बीमार है, उसकी सेवा चाहिए, तो अय्याशी नहीं करेंगे, फिर दूसरी वैधानिक भी पत्नी लाएंगे जो दोनों रहेगा। तो इन परिस्थितियों के अनुसार अगर आप चारों पत्नियों को समान दर्जा देते हैं, पूरा इंसाफ करते हैं, तो ही आप लाएंगे क्यों? 4 की इजाजत है तो तभी है। लेकिन क्या कोई ऐसा करता है? नहीं, ऐसा करता है? यहाँ तो ऐसा होता ही नहीं है। नहीं होता है ना। पहली बात के है कहाँ पर, है कहाँ पर, ये कहाँ पर है, किसके पास है? अगर राजनेताओं में देखें तो मैं एक एक का नाम गिना दूंगा। मुस्लिम राजनेता 0 हैं, सिंगल पर हैं, और हिंदू राजनेता डबल वाले 20 हैं मेरे सामने, डबल वाले 20 हैं, और प्रसिद्ध हैं, सारे हिंदू राजनेता हैं। बिल्कुल। तो अगर ये कानून आता है तो इससे एतराज कैसा? वो परिस्थितियों के अनुसार है, परिस्थितियों के अनुसार है, ऑर्डर नहीं है। बिल्कुल कोई करता है याशी के लिए, वो गुनाहगार है, मुजरिम है वो। तो फिर इस कानून को मान लेना चाहिए, इसमें कोई समस्या ही नहीं होनी। तो कहाँ विरोध हो रहा है? जो विरोध हो रहा है वो सेटिंग से हो रहा है। तुम विरोध करो ताकि एक माहौल बने हिंदू मुस्लिम का, हमें वोट मिल जाए। दोनों मिले हुए हैं। मुस्लिम वो संगठन जो सरकार के इस हिडन एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं फिर कैमरे पर कह रहा हूँ इतने बड़े चैनल में, अगर संगठन जो सड़क पर पहले उतरे, समझिए इस देश का सबसे बड़ा वो संगठन भी तो मुसलमान है, वो संगठन भी तो मुसलमान ही है। अरे भाई मुसलमान है तो मीर जाफर भी तो मुसलमान भी था। मीर जाफर मुसलमान नहीं था क्या? मीर सादिक मुसलमान नहीं था क्या? ये पूरा इतिहास भरा हुआ है। यहाँ तो कितने बादशाहों को धोखा देने वाले बड़े, पूरा 75 साल से सौदा हो रहा है। एक सेकंड, मौलाना जी ने बोला है कि पहली पत्नी जो है उनकी रजामंदी, क्या पहली पत्नी रजामंदी इसके लिए देंगी क्या? और दूसरा मतलब काम किनारे रहे से क्या मतलब है? भाई काम की मतलब कोई वस्तु थोड़ी है वैसे, वो भी आपकी तरह इंसान को कुछ है। जी से पूछ लेते हैं, मुलायम सिंह जी हाँ पूछे, बिल्कुल पूछे। सबके लिए अगर समान अधिकार, सबके लिए बराबर है कानून, सबके लिए बराबर है। कानून के हिसाब से अगर सबको सजा दें, सबको सजा देनी पड़ेगी। कोई पहली पत्नी नहीं माने किसी के लिए, और काम की नहीं रहेगी तो वस्तु ना समझे ऐसे। और दूसरा देखिए अपनी सहूलियत से चीजें जो है, कानून जो अपने सहूलियत से टाल मटोल करने की चीजें नहीं है, सबके हिसाब से चलेंगी चीजें, वो चीज नहीं है। ना आम ना खास, सब चीज जो है सबके हिसाब से बराबर चलने की सब चीजें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आज की मांग है, आज के हिसाब से उसमें होना चाहिए। सभी लोग यहाँ पर सहमत करेंगे इस चीज से, और उसमें कोई बुराई मुझे लगती नहीं। और दूसरा उकसाने की बातें ना की जाए किसी प्रकार, जैसे कहते हैं ठीक है कि आकर के रोड पे उतरेंगे और कुछ करेंगे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है, नीतीश जी क्या कहना चाह रही है? शाजिया जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये विषय हिंदू मुसलमान का नहीं है मेरे भाइयों, ये सिर्फ समान अधिकारों की बात है। ये समानता और असमानता जो कुरीतियां चली आ रही हैं समाज में मुगल काल से या ब्रिटिश काल से, उनको खत्म करने की बात है। यहाँ पे कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं है। पहले तो आप इस चीज को समझिए, ये महिलाओं को वो अधिकार देने की बात है जो महिलाएं एक विशेष धर्म की, वो किसी भी धर्म की हो सकती हैं, जो वंचित रही हैं आज तक अपने अधिकारों से। आपको और यहाँ पे जो मल्टीपल मैरिज है उसको यहाँ पे सबके लिए डिनाई किया है, एक पति एक पत्नी, और उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप को भी इन्होंने अथॉरिटी के साथ रजिस्ट्रेशन का प्रावधान, वो सबसे अच्छी बात है। वो सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे आपकी कमिटमेंट है किसी के साथ, आप उसके लिए श्रद्धा का केस भूल नहीं सकते। यही मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे एक प्रकार से देश में एक नया
जो रिलेशनशिप को भी लेके एक ऑनेस्टी को कहीं ना कहीं इन्फ्यूज करने की बात है कि अगर आपके किसी भी व्यक्ति के साथ, पुरुष के साथ या महिला के साथ कमिटमेंट है, आप उसको ऑन रिकॉर्ड रजिस्टर कराइए, माँ बाप की रजीमंदा के साथ रजिस्टर कराइए और फिर रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखिए। और कहीं ना कहीं महिलाएं शोषित होती रही हैं, उनको विशेष अधिकार नहीं मिले हैं, उनको माँ बाप की विरासत में कुछ नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी है बेटियों की, तो बेटियां अपने माँ बाप की उनको रखरखाव में भी उनका उतना, अगर किसी का पुत्र नहीं है या पुत्र का देहांत हो जाता है तो बेटी की उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है जितना बेटे की होती है। सिमिलरली अगर आपकी पत्नी मर जाती है तो ऐसे दामाद आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप अपने सास ससुर का रखरखाव करें। ठीक उसी प्रकार विरासत में हक है। एडॉप्शन के लॉ मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलते हैं। जो महिलाएं बच्चा किसी भी रीजन से पैदा नहीं कर सकती हैं और बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हैं, माँ बनना चाहती हैं, उनके लिए प्रावधान दिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपकी मैरिज, आपका डिवोर्स का जो प्रोसेस है, क्योंकि चाहे 3 तलाक हट चुका है उसके बाद भी कहीं ना कहीं यही मेन पॉइंटर्स है और इनको इसी तरीके से समझना होगा। बोलिए, आप कुछ बोला? देखिए, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि एक देश से कानून होना चाहिए, ये सबके लिए अच्छा है, पर जो कंफ्यूजन है उसको दूर सरकार को अपने हिसाब से करना चाहिए। कुछ लोग समझ रहे हैं तो है ही नहीं जगदीश जी, हिंदू मुसलमान की बात हो रही, हिंदू मुसलमान कैसे है, तो उसको एक बार क्लियर करना चाहिए। इसमें उनको भी फायदा है भाई, धारा तो सब पे लगेगी, जो गलत काम करेगा, कानून सबके लिए होना चाहिए। जो पॉइंटर्स आप पढ़ रहे हैं वही पॉइंटर्स मैंने पढ़े, वही नीति जी ने पढ़े, तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि उसमें कुछ हिंदू मुसलमान वाला है। लोग ऐसे भी कंफ्यूज है कि मुसलमान निकाह करता है, सरदार हमारा लावे फेरे करता है, हम फेरे करते हैं, इसमें कंफ्यूज है कि ये भी एक हो जाएगा क्या? इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। हाँ, कंफ्यूज करना लोग। जस्टिस रंजना देसाई जी के जो इन्होंने ड्राफ्टिंग करी है, बहुत ही अनुभवी टीम के साथ ड्राफ्टिंग हुई है। लाखों जगह, 72 जगह पे इनका संवाद हुआ है। 2.5 लाख से ऊपर लोगों की इसमें प्रतिक्रिया, जो विद्वत जन है उनका लेके, उसके बाद ड्राफ्टिंग हुई है। ड्राफ्टिंग आप सबके समक्ष आएगी, उसको पारित किया जाएगा और उत्तराखंड के बाद पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आगे आगाज होगा। क्योंकि बहुत समय से आजादी का हम जो गुलामी के प्रतीक चिन्ह अपने कंधों पे ढोते आ रहे हैं आजादी के बाद भी, आज उनका कहीं ना कहीं ऐतिहासिक दिन है कि उनका अंत हो रहा है और समान जो अधिकार हैं वो देश के हर धर्म की महिलाओं को और पुरुषों को मिलने चाहिए। ठीक है, आती हूँ आपके पास अवेश पाठक जी। जनता के पास एक बार हो लेती हूँ, जनता क्या कहना चाहती है, यहाँ पर सुन लेते हैं। क्या कहना चाह रहे भैया? मैम, मेरा सवाल है, यहाँ पे भी बातें बोली गई बड़ी बड़ी कि एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए। आपने भी एक बात कही, भाई साहब ने कहा कि किसी को ज्यादा ना किसी को कम। तो ये बताइए, एक देश 2 पेंशन कैसे? एनपीएस और ओपीएस अलग अलग कैसे? नेताओं को ओपीएस और सरकारी कर्मचारी को एनपीएस। बहुत अच्छा कानून है। हर महिला को सम्मान मिलना चाहिए, हर महिला को आगे आके इसको मतलब बढ़ चढ़ के आगे साथ देना चाहिए। और आप यहाँ पे फिर से तुष्टिकरण का पहाड़ कर रहे हो। ठीक है, बोलिए। अगर ये विकासशील भारत है, इसको विकसित भारत बनाना है, तो धर्मवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, इनसे दूर उठ के एक देश एक कानून लागू होना चाहिए। तो हम सीएए का समर्थन करते हैं, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम कोई बात ही नहीं है।